के रासायनिक गुण। एल्किन क्या होते हैं आप जान चुके हैं। एल्किन के रासायनिक गुण यानी एल्किन की रासायनिक अभिक्रिया। तो आज की क्लास में होने वाली है एल्किन के रासायनिक गुण, उपयोग और देखेंगे क्विज। सबसे पहली बात है कि एल्किन के रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। एल्किन के रासायनिक गुण। रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किन के। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं अपचयन, ब्रिज अपचयन। ब्रिज अपचयन में क्या होता है कि सिरे वाले द्विबंध को यानी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सोडियम तथा द्रव्य अमोनिया जो कि एल्कोहल में उपस्थित है द्वारा अपचयित किया जा सकता है। मतलब मैं अगर एक शॉर्ट में लिखूं इस तरह से तो क्या है, सोडियम अमोनिया प्लस एल्कोहल में घुला हुआ है। तो ये देता है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन की आवश्यकता है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री, इस तरह से बन जाता है एल्केन। इस अभिक्रिया में ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, इसका पीछे कारण ये है कि आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये पहले सोडियम से रिएक्शन करती है। सोडियम से रिएक्शन इनका होता है तो ये सोडियम क्या करेगा, आर सी एच, ये बॉन्ड टूट गया और आप जानते हो कि इस जगह पर एक युग्म इलेक्ट्रॉन रह गया, सी एच टू, इस पे भी एक युग्म इलेक्ट्रॉन रह गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आने से ये नेगेटिव हो गया और ये सोडियम इस तरह से जुड़ गया। ये इस तरह का एक ऋणायनिक मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये ऋणायन मुक्त मूलक अब क्या करेगा, अगर इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से हो रही है C2H5OH से, तो ये क्या करता है, ये सोडियम इनके साथ जुड़ जाएगा, H इनके पास आ जाएगा पॉजिटिव के रूप में। तो इस तरह से बन जाता है ये Na C2H5ONa, ये निकल गया, H जुड़ गया इसमें, तो RCH2 की जगह CH3 हो गया। अभी भी ये मुक्त मूलक है। ये इस जगह पर यही बात इनके साथ भी है कि हाइड्रोजन और सोडियम की क्रिया से, सोडियम C2H5OH और Na की क्रिया से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वो हाइड्रोजन इस जगह पर आके जुड़ जाता है CH2CH3। अब आप इतना लंबा याद नहीं रखना चाहते हो तो शॉर्ट में ये लाइनें तो लिख ही सकते हो। तो इस जगह पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो बना हुआ है ये ऋणायनिक मुक्त मूलक है, ये ऋणायनिक मुक्त मूलक है। इस तरह से ऋणायनिक मुक्त मूलक का निर्माण होता है। आपने जो देखा उसे समझेंगे कि ये उन्हीं यौगिकों में होगा, उन्हीं एल्केन में होगा जिनका CH2 श्रृंखला के लास्ट, ये CH श्रृंखला के लास्ट में इस तरह की संरचना होगी। ये रिएक्शन इसमें नहीं किया जा सकता है, RCH डबल बॉन्ड CH R में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पर ये ब्रिज अभिक्रिया नहीं होगी, केवल किसके साथ होगी, जो सिरे वाले द्विबंध होते हैं उन पर ही ये पॉसिबल है। एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा क्या, अगर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इनका अपचयन हो रहा है किनके द्वारा, NH3 प्लस Na प्लस इथाइल अल्कोहल, और ये मिलता है हाइड्रोजन और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। यहाँ पे बात करते हैं तो हम देख रहे हैं 2, तो NH3 सोडियम प्लस C2H5OH, और यहाँ ये इस तरह से मिल गया C2H5 CH2 CH3। तो बात समझ में आ गया होगा कि ब्रिज रिएक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो फिर हम आगे बढ़े, एक रिएक्शन हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं अगली बात, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से क्रिया। इस छोटी सी लाइन को आप ध्यान से देखें, द्विध्रुव माध्यम की उपस्थिति में एल्किन हैलोजन से क्रिया करके निकटवर्ती विस डाई हैलाइड बनाते हैं। यहां पर विजिनल विस शब्द का उपयोग किया गया है, विस यानी दो कार्बन जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं उस जगह पर हाइड्रोजन आके जुड़ता है। अगर आप किसी एल्कीन की बात करें CH डबल बॉन्ड CH2, तब मैं किसी हैलोजन से रिएक्शन कर रहा हूं तो हैलोजन दो भागों में टूट जाएगा, लेकिन इसके लिए याद रखिएगा एक माध्यम जरूर है जिसको बोल सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों X अलग हो गया और बन गया RCH सिंगल बॉन्ड CH2, एक X यहां पर, एक X यहां पर। अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, तो और मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहा हूं CCl4, तब क्या होगा जरा देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान दें, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, ये वैलेंसी बची बॉन्ड टूटने से, और यहां पर भी CH है, वैलेंसी टूट बच गया और अब बच गया है CH3। रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हो तो एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, इस तरह से विजिनल कंपाउंड बनता है।
यानी एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पर क्लोरीन जुड़ता है। अब इसको हमने कहा निकटवर्ती डाइहैलाइड का निर्माण होना। हेलोजन में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, लेकिन क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशीलता फ्लोरीन की अधिक होगी, यानी कि आप फ्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन ज्यादा आसानी से रिएक्शन देगा। क्लोरीन कम, ब्रोमीन कम, आयोडीन बहुत कम। क्रियाविधि यह है कि यह एक अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही योग, उनमें अणुओं का योग विपक्ष में होता है। अब इस बात को दर्शाने के लिए मुझे इस बात को दर्शाना पड़ेगा, इस क्रियाविधि को दर्शाना। चलो एक रिएक्शन के थ्रू हम क्रियाविधि को दर्शाएं। हेलोजनीकरण, एल्कीन का हेलोजनीकरण। कॉपी में मेरे साथ लिखिए, शुरुआत करिए। एल्कीन का हेलोजनीकरण। एल्कीन में मैं ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लोरीन से मैं रिएक्शन करा रहा हूं या ब्रोमीन से करा रहा हूं, तब CCl4 की उपस्थिति में तब ये क्या करेगा, CH2 CH2 एक इक्विवेलेंसी बची है, क्लोरीन आ गया। क्रियाविधि क्या, ऐसे रिएक्शन करना क्रियाविधि, यानी मैं कहता ये अभिक्रिया हो रही है तो किस तरह से हो रही है। तो यहां पर मैंने आपको एक शब्द पे ध्यान दिलाया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, तो इसमें होगा क्या, इसको जरा समझेंगे कि सबसे पहले कि Cl यहां पर टूट जाएगा, विषमांश विखंडन होगा, तो Cl प्लस और मिलेगा Cl माइनस। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। मुझे पता है सारे बच्चों को पता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक क्या होता है, जिस जो इलेक्ट्रॉन जिधर होगा उधर आकर्षित होते हैं। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करता है, लेकिन इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, डबल बॉन्ड, ये इस जगह पर डबल बॉन्ड पर, क्योंकि एक साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग होने पर वहां पर पाई बंद बनता है, तो अति व्यापन कैसा है, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग पर वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहा है उस जगह पे अधिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इस तरह से CH2 इस जगह पर ये Cl आकर्षित होता है, Cl प्लस आकर्षित होता है, और इस आकर्षण में एक ये बंधन कुछ इस तरह का नजर आएगा Cl। फाइनल ये होना है कि ये अस्थायी है और CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 Cl के रूप में जुड़ जाएगा। तो ये किस जगह पर अट्रैक्ट हुआ है, इस बंध के पास। अब फाइनल ये है कि जो बना हुआ हमारे पास है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इस पर जो Cl माइनस बना था वो आकर के जुड़ जाएगा इस जगह पर, तो ये बन गया CH2 Cl और CH2 Cl। तो इस तरह से क्या बना, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन का निर्माण इस प्रकार से होता है। अब जो मैंने किया है, जैसे जैसे मैंने किया है उसे उसी तरह से एक बार प्रैक्टिस में ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस जगह पर ही अटैक किया, कार्बन पर क्यों नहीं, तो इस जगह पर इसलिए अटैक किया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। क्योंकि आप जानते हो कि दो कार्बन में अगर इनके बीच इस तरह से ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, इसका भी वही होगा, इन जगहों पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक पी कक्षक, इसका भी एक पी कक्षक संक्रमण भाग नहीं लिया है, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग करने से तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसे पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि ये ज्यादा नेगेटिव वाला भाग है, इसी जगह पर वो अटैक करता है Cl+। यही कारण है कि वो यहीं पर अटैक करेगा। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। H से क्रिया, हमने यहां पर एल्कीन में रिएक्शन जो देखा हेलोजनीकरण का, क्या देखा कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, ये बंध एक बचा, दो के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ है, एक एक वैलेंसी बच गई क्योंकि कार्बन की संख्या बचा, Cl2 है, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, इस तरह का योग हुआ था, इसी तरह से ये ज्वाइंट हुआ था। ये एक योगात्मक अभिक्रिया थी।
चाहे आप दो सीएल में से एक किसी सीएल को इधर लगाओ इधर लगाओ, मतलब सीएल तो सीएल है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात है यहाँ पे। तो चलें हम बात करते हैं आगे हाइड्रोहैलोजनीकरण, यानी यहां पर कह सकते हैं एचएक्स से क्रिया, तो कह सकते हैं कि एल्कीन की हाइड्रो हैलोजन हाइड्रो हैलोजन हैलोजेनिक एसिड, यानी कि अगर HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक हो गया एसिड हो गया, HBr है तो हाइड्रोब्रोमिक हो गया एसिड से क्रिया। ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि RCH, मैं ऐसा नहीं एक एग्जांपल के साथ सीधे सीधे काम कराता हूं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखने का मतलब होता है कि भाई CH2 C डबल बॉन्ड C CH2, ये तो जानते ही कार्बन कार्बन के बीच ही बना है, पर यार लिखने में तकलीफ ना हो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। अब इसकी क्रिया करा रहे हो आप HBr, सोचो जरा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन है दो, सिंगल बॉन्ड बचा दो, एक इक्विवेलेंसी बच गई। अब H और Br दो चीजें मिला, तो H को किसी भी जगह पे लगाइए, चाहे इधर लगाइए और Br को इधर लगा दीजिए, या आप H को इधर लगाइए Br को इधर लगा दीजिए, मतलब देखिए होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन में कोई फर्क नहीं है कि CH2 ये भी है CH2 ये भी है, कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या दोनों में बराबर है, तो सममित एल्कीन है तो सममित एल्कीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बात है, तो यहाँ पर योग हो गया इनका, एक योगात्मक प्रतिक्रिया है। ऐसे ही एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, यहाँ पर भी आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो, एक तो CH3 जुड़ा हुआ है एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक H जुड़ा हुआ है एक CH3 जुड़ा हुआ है, तब अब एक बैलेंस बचा हुआ है तो H को चाहे यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक जगह पे H लगेगा एक जगह पे Br लगेगा, तो पलट सकते हो इस बात को, तो हमने चलिए यहाँ पर H लगाया यहाँ पर Br लगाया, नहीं फर्क पड़ता आप इधर लगाओ उधर लगाओ, तो सममित एल्कीन कहलाता है। ये एल्कीन कैसा है? सममित एल्कीन। अब बात करेंगे असममित एल्कीन पर। अब आप सोच के बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैं HBr की रिएक्शन कराता हूं, क्या बनेगा ये मुझे बताइए। चलो इसका रिएक्शन करना, सोचना। तो आप ये सोच रहे हो क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 दो वैलेंसी, CH3 CH CH2, तब एक है H और एक है Br, यहाँ पर H आया यहाँ पर Br, या यहाँ पर Br आया यहाँ पर H। आपने ये A वाला सोचा कि B वाला सोचा, या आप दोनों हो सकता है ये कह रहे हैं, बताइए। आपको सोचना है भाई, क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं किसी चीज को तब तक आप उसको बेहतर नहीं कर पाओगे। क्या इस जगह पर ऐसे सोचने की जरूरत भी है? इसमें तो नहीं थी, क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर थी, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या एक एक है, यहाँ पर दो दो है, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता इस तरह के। लेकिन ऐसे एल्कीन में जिसमें देख रहे हो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जबकि इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वाला कार्बन और ये दो हाइड्रोजन वाला कार्बन, तो H कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा कि अधिक वाले पर जाएगा, Br अधिक वाले पर जाएगा कि कम वाले पर जाएगा, ये सोचने की जरूरत पड़ती है। कुछ सोचना है, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं, जब तक मैं सोचने के लिए आपके लिए रोकूंगा नहीं, तब तक आप इस बारे में ध्यान ही नहीं दोगे, और आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस चीज को हल्के में लोगे और ये रिएक्शन ज्यादा आपके लिए मायने नहीं रखेगा, जबकि ये एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपको बता दूं,
ये अधिक बनेगा, मेजर क्वांटिटी, ये माइनर क्वांटिटी, कम मात्रा, अल्प मात्रा। बनता तो दोनों है पर अल्प मात्रा में बनेगा, और ये अधिक मात्रा में बनेगा, मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा। मतलब मूल रूप से बना कौन सा, यही बना, यही मानेंगे। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बोलूंगा कि यही बना है। आप जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो आप वैसा बनाएंगे। ये इस जगह पर ऐसा क्या आपने देखा कि क्या हुआ है कि हम इस तरह के रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये बना है। सबसे पहली बात तो यही कर दें कि असममित एल्कीन पर योग, असममित एल्कीन पर योग। अब यहां पर असममित एल्कीन पर किसका योग, ध्रुवीय अणु का योग। अब ध्रुवीय अणु मतलब क्या हुआ, HBr, HCl, HI, HOH, H2O, HCN, इन सबका अगर योग हो तो आप जानते हो कि ये ऋणात्मक भाग है, ये I है ना, ऋणात्मक भाग है OH, इसका CN माइनस। तो ऋणात्मक भाग, तो इस जगह पर हम मार्कोनिकोव के नियम की तरफ चलेंगे कि जब किसी भी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मैंने क्या बताया आपको, इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा, इस नियम का पालन करना पड़ेगा। मार्कोनिकोव के नियमानुसार क्या होगा, जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आप ध्यान दोगे इन बातों को तो अच्छी बात है, शब्दों का मतलब समझोगे तो अच्छी बात है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाती है बातें करना। ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब इस जगह पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं कहता हूं कि HBr का योग हो रहा है, तब डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड के टूटने से उसकी वैलेंसी ओपन हो गई, चालिकता ओपन हो गया। अब हमारे पास H है और Br है। आप जानते हो कि H क्या होता है, पॉजिटिव, और Br होता है नेगेटिव, लेकिन H प्लस Br माइनस नहीं कहेंगे, H की तुलना में Br अधिक विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है, H की तुलना में Br की अधिक है, तो ऋणात्मक भाग ये हुआ। अब बताओ ये कहां जुड़ेगा, ये उस जगह पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। आप दोनों में चेक करिए, इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें हाइड्रोजन दो है, तो ऋणात्मक भाग इस जगह पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा, तो CH3 CHBr CH3 बना। आप ऐसे बहुत सारे रिएक्शन की तरफ काम कर सकते हो। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, HBr या HCl या जो भी, मैं HBr बार बार ले रहा हूं, HBr ले लेता हूं। अब इसका ऋणात्मक भाग किस जगह पे जुड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, दो जगह खाली होगा, तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर, देखो या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, बताओ कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, सोचिए। इस कार्बन को मैं ए कार्बन कह रहा हूं, इस कार्बन को बी कार्बन कह रहा हूं, तो बताइए इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है और बी कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, काउंट करो, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है उसी में Br जुड़ेगा। ये तो हमने यहां पर भी देखी है। तो बताइए हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा,
देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहां पर एक है, तो कम किस में हुआ? हाइड्रोजन बी वाले में ज्यादा है, ए वाले में कम, कम ए वाले में। सीधी सी बात है, जिसमें नहीं है भाई, एक आदमी के पास 1 रुपया नहीं है, एक आदमी के पास 1 रुपया है, रईस कौन है? अमीर कौन है? जिसके पास कम से कम 1 रुपया तो है, सीधी सी बात है। लेकिन गरीब कौन हुआ? जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, सीधी सी बात है। कम किसके पास है? जिसके पास कुछ भी नहीं। यही कहानी है बस यहाँ पे। तो CH3 यहाँ पर इक्वलिटी, यहाँ पर एक, और इस जगह पर क्या CH, CH3 जुड़ा हुआ है, तब Br इस जगह पे जुड़ेगा और H यहाँ। तो हमें यहाँ पर असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग समझ में आ गया एल्कीन को पढ़ने के साथ साथ। ऐसे अब बहुत सारी बातें आपके साथ आना है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम मैंने अभी बताया और उसके एग्जांपल भी बताया, आपने यहाँ पर लिखा, आपने समझा। तो क्या बोलेंगे, जब असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस जगह पर जुड़ता है, उस जगह मतलब उस कार्बन पर जुड़ता है, योग करता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब यहाँ एक और चीज सीखने वाली बात है कि इसी रिएक्शन के टाइम पर अगर हाइड्रोजन, अगर पेरोक्साइड उपस्थित है, बेंजाइल पेरोक्साइड उपस्थित है, कोई पेरोक्साइड उपस्थित है, तब की स्थिति में ये रिएक्शन अलग जगह पे हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये वाला तो बता दिया ना, मैंने ये वाला तो बता दिया आपको मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार। लेकिन एक और नियम है पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। इसके विपरीत योग है। मतलब जब पेरोक्साइड उपस्थित है, जैसे देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर मैं HBr का योग करता हूं और मेरे पास पेरोक्साइड उपस्थित है, मैंने इस अभिक्रिया के टाइम में पेरोक्साइड भी मिला दिया, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। जब पेरोक्साइड उपस्थित रहेगा तो अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ेगा, जब पेरोक्साइड उपस्थित नहीं रहेगा तो कम हाइड्रोजन पर जुड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास हो गया CH3 CH ये है और वैलेंसी, अब ये CH2, तो अब आपका जो Br है इस जगह पर जुड़ेगा और ये H यहाँ पर ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ने वाला है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये कहलाएगा मार्कोनिकॉफ के नियम वाला, और इसके एग्जांपल भी लिख लीजिएगा। और हमने इसमें तो वो चीजें, अब बात करते हैं आगे क्षारीय KMnO4 और बेयर अभिकर्मक, ये क्या होते हैं, उनके साथ जो रिएक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कुछ बातें जो मार्कोनिकॉफ से संबंधित उनको एक बार रिमाइंड कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेयर अभिकर्मक, अगर यहां पर कहूं तो तनु एवं क्षारीय KMnO4 का जलीय विलयन, या यूं कह सकते हैं जलीय विलयन, जलीय विलयन बेयर्स अभिकर्मक कहलाता है। ये गुलाबी जामुनी रंग का होता है, ना जामुनी ना गुलाबी। अगर KMnO4 अगर आपने देखा हो, अगर मैं इसको तनु कर तो बहुत तो एक तरह से गुलाबी ही रंग का दिखेगा, एकदम गुलाबी नहीं, थोड़ा सा गुलाबी रंग में नीलापन लिया हुआ रहता है। तो कुछ लोग जामुनी रंग बोल देते हैं, कुछ लोग गुलाबी रंग बोल देते हैं, तो फिलहाल कुछ लोग लाल भी बोल देते हैं, हम क्या करें। तो एक्चुअली ये जामुनी रंग होता है, जामुनी रंग होता है इसका, ये वेरिएंट होता है। अब आप जानते हो कि क्षारीय KMnO4 या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन जो होता है वो एक ऑक्सीकारक है, ये एल्कीन का ऑक्सीकरण कर देता है। यह मतलब यह अभिकर्मक, यह एल्कीन का ऑक्सीकरण करके करता है, जिससे अल्फा बीटा डाई ऑल कंपाउंड बनता है, तथा इसका जामुनी रंग उड़ जाता है। सोचो ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जल और इनके द्वारा मिलने वाला ऑक्सीजन, किनके द्वारा, क्षारीय KMnO4 जो कि क्या है, बेयर्स अभिकर्मक है। दो O दो H, CH2 एक वैलेंसी बच गई, CH2 एक वैलेंसी बच गया, यहां पर OH आ गया। एथिलीन से, ये एथिलीन है या एथीन है, एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया।
तो इस बात का ध्यान रखें कि इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कहां पे करते हैं। इस अभिकर्मक का उपयोग हाइड्रोकार्बन के संतृप्तता असंतृप्तता की पहचान के लिए करते हैं। मतलब बेयर्स वे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त होते हैं, बेयर्स अभिकर्मक का रंग नहीं उड़ा सकता। परंतु वे हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त यानी कि डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला, असंतृप्त होते हैं, बेयर्स अभिकर्मक का रंग उड़ा देता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन या एल्काइन को बेयर्स अभिकर्मक में मिलाएं तो बेयर्स अभिकर्मक का रंग हट जाता है, रंगहीन हो जाता है। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई भी एल्केन मिलाते हैं तो बेयर्स अभिकर्मक का रंग नहीं होता है, वो रंगहीन नहीं हो पाता है। तो संतृप्तता असंतृप्तता की पहचान के लिए बेयर्स अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। बेयर्स अभिकर्मक क्या है आपको बताया, उसका रंग क्या होता है, पूरी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब बोलेंगे सर एल्किन में ये हुआ तो ठीक है, अगर कोई दूसरा एल्किन हो तो, अगर ये एल्किन हो तो भी काम चल जाएगा। सही है, एल्किन होना चाहिए बस, एल्किन या एल्काइन CH2, तो ये पानी पानी और ये OH बेयर्स अभिकर्मक, बेयर्स रिएजेंट, दो OH आया तो CH3 CH CH2 OH OH, यानी ग्लाइकोल का निर्माण होता है, अल्फा बीटा ग्लाइकोल का निर्माण होता है। ओजोनीकरण, ओजोनीकरण होता क्या है जरा समझेंगे। ओजोनीकरण यह द्विपद अभिक्रिया है, पहले ओजोनाइट बनता है, फिर ओजोनाइट का जल अपघटन होता है। ओजोनीकरण का मतलब हुआ, मैं यहां पर थोड़ी सी लाइन लिखता हूं, किसी एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर एल्कीन ओजोनाइट बनता है, जिसे जिंक की उपस्थिति में जल के साथ उबालने पर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनता है। अगर आप किसी एल्केन की क्रिया ओजोन से अगर कराते हैं तो क्या बनता है, ओजोनाइट बनता है पहले, और उसको जल के जिंक की उपस्थिति में जल के साथ उबालते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। कुछ लोग समझते हैं कि रिएक्शन बहुत कठिन है, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत आसान रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में कहां पर क्या होगा, कौन किस जगह पे जुड़ेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। बस अपनी कॉपी ओपन करें और लिखते जाएं, मेरे साथ लिखते जाएं। चलो एक उदाहरण पे काम करते हैं। पहला, मान लेते हैं मेरे पास ये एथिलीन है, इसकी क्रिया में ओजोन यानी एथिलीन पर मैं ओजोन गैस प्रवाहित करता हूं, तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दो पार्ट देखिए, CC, इन दोनों जगह पर हाइड्रोजन, इसकी दो वैलेंसी, तो हर एक कार्बन की दो वैलेंसी बची हुई। अब 3 ऑक्सीजन, ओजोन में 3 ऑक्सीजन होता है, तो एक ऑक्सीजन इस जगह पे जुड़ जाएगा जो दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ बीचों बीच रहेगा। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, यानी दोनों कार्बन को एक ऑक्सीजन मिल गया और एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बची हुई है, और इस तरह मतलब इस तरह से जुड़ता है जहां डबल बॉन्ड के बीचों बीच ये तीनों ऑक्सीजन इस प्रकार से आ जाते हैं।
ये ओजोनाइट है, जो कि एथिलीन है, उसका नाम क्या रखेंगे बताता हूं। ये एथिलीन है तो इसको कहेंगे एथिलीन ओजोनाइट। ये एथिलीन ओजोनाइट है। एथिलीन पर ओजोन जाकर के योग क्रिया करता है और एथिलीन ओजोनाइट बनता है। डबल बॉन्ड को पूरी तरह तोड़ता है और उनके बीच 3 ऑक्सीजन जुड़ता है। क्लियर है? अब बताओ क्या होगा। अब इसके बाद आगे भी रिएक्शन को बढ़ाना है। जल के साथ उबालते हैं जिंक की उपस्थिति में। जिंक की उपस्थिति में हम जल के साथ उबालेंगे इसको। तो इस जगह पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाला ऑक्सीजन को ये पानी रख लेगा, तो इस तरह से बन गया H2O2। साथ में एक और घटना होगी कि ये वाला भाग अलग हो जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा। देखिए C पर 2 H जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन। दूसरे साइड भी देखिए C पर 2 H जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन। इस पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई, 3 ही पूरा हुआ है ना, ऑक्सीजन का 2 होता है तो एक ही पूरा हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा हो गया, ऑक्सीजन का 2, इस तरह से। तो ये बन चुका है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी वही है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एथिलीन के ओजोनीकरण से फाइनल हमें प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड। मैं कुछ और एग्जांपल दूं, क्या आप उससे बना पाओगे? जरा देख के बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो इसका ओजोनीकरण करो। पहले तो ये पूरा कर लिया कि नहीं अपनी कॉपी में, ये जरूर देखो। हो गया? अगर आपने इसको पूरा कर लिया है तो आप बताइए कैसे हुआ था, ओजोन डबल बॉन्ड के बीच में जुड़ गया था। बस वही काम वहां पे भी करना है। तो चलिए बना के देखिए और बताइए। जिस बच्चे को संरचना सूत्र बनाने आता है उस बच्चे को कभी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ये कभी मत भूलिएगा। चलो O3 से रिएक्शन है। हम इस कार्बन पर देख रहे हैं एक H जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, डबल बॉन्ड, फिर इधर 2 H जुड़ा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों बॉन्ड टूट गया, टूटने पर क्या, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, इस पर एक ऑक्सीजन आ गया, इस पर एक ऑक्सीजन आ गया और ये इस तरह जुड़ गया, ओजोनाइट बन गया। ये प्रोपिलीन है। तो ये प्रोपिलीन ओजोनाइट है। अब जिंक के साथ, जिंक की उपस्थिति में पानी के साथ उबालेंगे, जो बनेगा मैं नीचे लिख रहा हूं। क्या होगा आपको पता है, ये ऑक्सीजन ले लेता है तो बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लस ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये जो अलग हुआ है उसे देखिए क्या है, CH3 C और H और ये नीचे O। इधर के बारे में कार्बन की एक वैलेंसी बची, ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी से ये एक बॉन्ड बन गया। दूसरी तरफ जाएं तो CH डबल बॉन्ड O, सीधा सा मतलब है एक ऑक्सीजन एक एक वैलेंसी की जाता है, ऑक्सीजन पूरी हो गई। ये है क्या चीज, CH3 CHO, और ये क्या चीज है, HCHO। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या चीज है, फॉर्मेल्डिहाइड। ओजोनीकरण कुछ इस तरह से होता है। कुछ बच्चे तो ओजोनीकरण को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, सही है। तो क्या मैं आपको ये कहूं कि इसका ओजोनीकरण के दिखाओगे? चलो इसका ओजोनीकरण करके दिखाओ। तो क्या इसे आप बना पा रहे हैं? क्या बनेगा? मैं आपको ये कहूं कि डायरेक्ट इसका आंसर है कि ओजोनीकरण से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, एक बार समझाता हूं। देखिए देखिएगा, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, एक्चुअली ओजोनीकरण के पूरे प्रोसेस में। सो इस जगह पर हमारा एक कंपाउंड बनेगा, देखना जो मैं पूरा करके दिखाऊंगा तब, कि CH3C और ये C2H5, इस जगह पर डबल बॉन्ड O हो गया है, मतलब एक कीटोन बन गया है, 1 2 3 4, तो 2-ब्यूटेनोन बन गया है। इसी तरह से इधर की बात करते हैं, इधर का क्या बचा हुआ है, C, ये देखो CHO एल्डिहाइड बन गया है, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड बन गया है।
मतलब सीधी सी बात है, यहां पर बन गया एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड बन गया। देखना आप इसका ओजोनीकरण करोगे तो क्या सचमुच ऐसा होता है? चलो देखें, ओजोनीकरण, ओजोन से क्रिया, ये भाग अलग हो गया, CH3 C2H5 C। अब इस तरफ क्या है, CH3H, O, दोनों में एक एक O आ गया और दोनों के बीच एक O आ गया। अब देखिए कि अब जिंक की उपस्थिति में इनको जल के साथ बॉईल कर रहे हैं, तो ये जल ने ले लिया ऑक्सीजन H2O2, ये वाला ऑक्सीजन निकल गया, फिर इतना अलग हो गया तो क्या हो गया, देखो तो CH3 C2H5 और देख रहे हो ये ऑक्सीजन इनके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। फिर इस तरह से इधर भी C डबल बॉन्ड O H CH3। अब देख लीजिए बिल्कुल वही चीज बना है। मतलब आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि इससे किसी एल्केन से क्या कंपाउंड बनने वाला है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप बेंजीन का ओजोनीकरण कर सकते हो, और अगर करते हो तो क्या बनेगा, बेंजीन का ओजोनीकरण, और क्या बनेगा, सोचो तो जरा कि बेंजीन का ओजोनीकरण करने से क्या मिलने वाला है। बेंजीन के ओजोनीकरण से पहली बात, बेंजीन है क्या चीज, C6H6, बेंजीन है क्या चीज, सी 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 सी, इस तरह से 6 कार्बन वाला, और उसमें हर एक हाइड्रोकार्बन पर एक एक हाइड्रोजन, इस तरह से, और इन जगहों पर डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। इनकी रिएक्शन अगर हो रही हो तो ओजोन के साथ रिएक्शन है, जहां जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहां पर ऑक्सीजन, तीन तीन ऑक्सीजन जुड़ेंगे, दोनों के बीच में एक और दोनों ऑक्सीजन कार्बन पर एक, ठीक है, 3 जगह डबल बॉन्ड है तो 3 जगह जुड़ने वाला है। तो देखिए जरा, ये इस जगह पर तो नहीं जुड़ेगा तो एक एक एच रहेगा, आपको पता है ये बात, इस जगह पे जुड़ेगा, यहां पर भी नहीं जुड़ेगा, और दूसरी बात यहां पर भी नहीं जुड़ेगा, यहां पर तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां डबल बॉन्ड था वहां पे तो जुड़ना है। तो वो कौन सी जगह है सर, देखिए इस जगह पर O O, और इस तरह से O, इस जगह पर भी यही हाल है, O, सॉरी, जहां डबल बॉन्ड है, जहां पर ब्रेक हुआ है बॉन्ड, O, इस तरह से। फिर फाइनल क्या होने वाला है कि अब जिंक की उपस्थिति में पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो 3 बार पानी, हर एक पानी इस जगह के ऑक्सीजन को लेकर निकलता है तो 3 बार निकल जाएगा H2O2। अब देखो इतना बचा हुआ है, इसमें से ये एक ऑक्सीजन तो निकल चुका है पानी के साथ, तो इतना बचता है, क्या बचेगा जरा सोचो, हर एक पार्ट में बचने वाली जगह है, तो ये बचा हुआ है। ये इस तरह से यहां पर इतनी चीजें बचती है, ऐसे ही क्या क्या बचता है उसको देखें। तो ऐसे ही अब बताओ कहां पे जोड़ने वाला है, बताओ, इस जगह पे। फिर ऐसे ही यहां पे, अब एक पार्ट को समझो ठीक है, यहां पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड, C और O के बीच में डबल बॉन्ड, तो मिला क्या, और हर एक कार्बन पर क्या नजर आ रहा है आपको, हर एक कार्बन पर आपको एक H, एक ऑक्सीजन, एक ऐसे ही, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इस तरह से 3 अणु बनेंगे, 1 2 3, तो इसको कहा जाता है ग्लाइऑक्सल। इस तरह से बेंजीन के ओजोनीकरण से 3 अणु एक ग्लाइऑक्सल का बनता है, यानी ग्लाइऑक्सल का निर्माण होता है। अब चलें आगे, एपॉक्सीकरण। ये एपॉक्सीकरण है क्या चीज, एपॉक्सीकरण में कोई एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का रिंग बन जाता है, उसको एपॉक्सी कहा जाता है। तो यहां पर एथिलीन है, आपने ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवाहित किया है तो सिर्फ एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड के लिए, सिल्वर की उपस्थिति में, तो ये एक ऑक्सीजन इस जगह पर इस बॉन्ड के टूटने पर इस तरह से जुड़ जाता है, ये एथिलीन है तो एथिलीन एपॉक्सी बन जाता है। इसी तरह से अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो तो क्या होने वाला है, यहां पर भी आपको समझ में आ रहा है AG। अब देखो कि इस जगह पर जुड़ जाएगा CH CH2, जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसमें इस तरह ऑक्सीजन का जुड़ जाता है, एपॉक्साइड होता है, इसको कहते हैं एपॉक्सीकरण, यानी एथिलीन से एपॉक्सी का बनना एपॉक्सीकरण कहलाता है। आगे चलें, हाइड्रोबोरोनीकरण, एल्कीन बोरेन हाइड्राइड से क्रिया करते हैं, एल्कीन बोरेन हाइड्राइड, यानी बोरान हाइड्रेट कह सकते हैं, डाइबोरेन से रिएक्शन, एल्कीन की डाइबोरेन से अभिक्रिया, एल्कीन की डाइबोरेन से अभिक्रिया, डाइबोरेन से अभिक्रिया, डाइबोरेन B2H6, ये डाइबोरेन है, परंतु ये बोरॉन इस रूप में रिएक्शन नहीं करती, होता है तो द्विलक के रूप में होता है BH3 डाइबोरेन,
यह BH3 का द्विलक है, यानी कि दो दो अणु में BH3 का जुड़ करके B2H6 बनाता है, जबकि है क्या चीज, वो BH3 ही है। रिएक्शन जब होगा तो BH3 से ही होगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया BH3 से कराते हैं तो H जो है इसमें चला जाएगा और BH बचेगा वो इसमें आ जाएगा। एक्चुअली एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार योग होता है यहां पर। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार योग होता है। तब क्या हुआ, पहली बार देखिए CH2 है, एक H यहाँ पे आगे जुड़ गया, CH2 एक वैलेंसी बची है, अब बच गया हमारे पास BH2 इसमें जुड़ गया। ये तब तक जुड़ेगा जब तक बोरॉन में हाइड्रोजन है। इस तरह से एक स्टेप और होगा तो क्या हुआ, फिर RCH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर, अब ये H इसमें आ गया तो RCH2 ट्वाइस हो गया, अब बचा BH। अब क्या होगा समझ रहे हैं ना, एक एक करके H चला गया तो ऐसे ऐसे दो संरचना यहाँ पर आ गया, तो दो बार लिख दिया मैंने। एक बार और RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या होगा सेम RCH2 ट्राइस B, ट्राई एल्किल बोल, ट्राई एल्काइल बोरिन बन जाता है। इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तीन अणु इनके साथ इनका अपघटन कराया जाए तो ये रख लेगा OH, तो RCH2OH, तीन बार अल्कोहल बना, प्लस वो B है वो क्या रखता है OH तीन बार, तो H3BO3 बोरिक एसिड बना लेता है। ये पूरी अभिक्रिया अगर हम इसको चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं पूरे स्टेप में, देख लीजिए ये तीन पदों में होने वाली अभिक्रियाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे लिखें एक लाइन में तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, सी अब सी ऐसे लगा कर सकते हो, C2H5 लगा कर सकते हो, मैं आठ के साथ कर CH डबल बॉन्ड CH2 3 टाइम्स BH3 और मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दूं CH2 5 B। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इनका अपघटन हुआ तो ये बन जाएगा H3BO3 प्लस 3 टाइम्स CH2OH अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट, एल्केन का बहुलीकरण। एल्केन का बहुलीकरण, एल्केन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बहुलीकरण हुआ, तो बताओ क्या होने वाला है। CH2 बॉन्ड टूट गया, CH2 वैलेंसी ओपन हो गई। ऐसे ही बॉन्ड वैलेंसी ओपन है मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई अणुएं जुड़ सकती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि n अणुएं जुड़ी हुई हैं। n मतलब 2 4 5 10 15 20 100 200 400 1000 जो भी नंबर हो, उतनी अणुएं ऐसे स्ट्रक्चर कंटिन्यू, तब हमारे पास हो गया ये n अणुओं के मिलने से बना है, तो योगात्मक बहुलीकरण होगा। और इस बहुलीकरण से बना है एथिलीन से बना पॉलीएथिलीन, ये पॉलीएथिलीन बना, पॉलीथीन भी कहते हैं इसको, ये पॉलीथीन बना, तो पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन का निर्माण हुआ। हम यहां पर बात करते हैं कि एथिलीन का हुआ बहुलीकरण, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3 है, N बहुलीकरण, तब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ओपन हो गया, CH2 CH CH3, ये प्रोपिलीन है, प्रोपाइलीन है, और ये पॉलीप्रोपाइलीन बन गया। ये सब बहुलक है, इसे क्या कहेंगे, एक तरफा बहुलक है, बहुलक यानी कि पॉलीमर। और भी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पॉलीथीन तो जानते हो, पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन की झिल्ली जिसको बोलते हैं, पॉलीथीन का पन्नी बोलते हैं, पॉलीथीन के क्या बोलते हैं वाटर बॉटल, पॉलीथीन के रेन कोट, पॉलीथीन के वायर के ऊपर लगा हुआ कोट, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक H हटाया मैंने यहाँ से, और अगर इसको हटा करके मैंने लिखा यहाँ पर Cl, तो ये कहलाता है विनाइल क्लोराइड। बिल्कुल ये भी n अणु में जुड़ेंगे, इसका भी बहुलीकरण होगा, बहुलीकरण होने से क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, और इस तरह से n अणु में ये बन जाता है PVC, जिसको कहा जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। PVC का उपयोग जितने भी बिजली और बिजली के यानी इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक पाइप, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है, मोटर गाड़ियों में जो भी प्लास्टिक आप लगा हुआ देखते हैं जो धूप से जल्दी खराब नहीं होता है, वाटर टैंक
जूते चप्पल के सोल, ये सब पीवीसी के बने होते हैं। तो पीवीसी का उपयोग बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पीवीसी का उपयोग आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एल्कीन का बहुलीकरण, उसकी क्रियाविधि आयनिक तथा मुक्त मूलक दोनों प्रकार से हो सकती है। तो मुक्त मूलक या आयनिक प्रकार की, अधिकांश मुक्त मूलक प्रकार का देखते हैं हम लोग। एल्कीन बहुलक का नामकरण एक लक के नाम के पूर्व बहु या फिर हम पॉली लगा के करते हैं, जैसे एथिलीन है तो पॉलीथिलीन कर दिए। बहुलीकरण में जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग अगर किया जाए तो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक में ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड को लेकर चलता हूँ। तो ये एक जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, तो मैं यहाँ पर ये इस जगह पे जिगलर नाटा उत्प्रेरक लिख दूं उत्प्रेरक के रूप में। ये है प्लस TiCl4, ये कहलाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अब यहां पर ये पॉलीथीन बन गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन, H हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन गया। अगर मैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग नहीं करता हूं और अल्प मात्रा में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता हूं तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। ये थोड़ा सा फर्क होता है। अब देखेंगे क्विज। प्रश्न पहला, प्रोपिलीन में ssp3, ssp2 और sp2 बंधों की संख्या कितनी होगी? चलो बताओ। प्रोपिलीन ये sp3 है, S ऑर्बिटल होता है, S होता है, sp2 है, sp2 है, S sp3 ssp3 3, sp2 1 2 3, sp2 1, ये sp2 के बीच में ये 1 है क्योंकि ये p पाई है, पाई बॉन्ड बना है, p बना है, ये एक ही है sp2 एक, 3 3 1 है, डी ऑप्शन राइट है। अधिकांश बच्चे यहीं पर लिखेंगे तो, है ना, तो ये ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं था, आसान कर दिया उसने। अगला प्रश्न है प्रोपिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया द्वारा देता है। प्रोपिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया के साथ क्या देगा? यहां पर दो तरह के रिएक्शन के बारे में बात करता हूं। प्रोपिल ब्रोमाइड दिया है, CH3 CH2 CH2Br का KOH ये एक्वस यानी कि जलीय विलयन, CH3 CH2 CH2Br KOH के साथ रिएक्शन एल्कोहलिक, ये दो प्रकार का। जब ये एक्वस के साथ और पानी के साथ हो तो KBr तो बना, पर ये क्रियाशील नहीं होने की वजह से ये सीधा प्रतिस्थापन करेगा और OH पे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH बनेगा और इस तरह से प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर तो कहीं भी नहीं लिखा। दूसरा K इतना निकलने पर अल्कोहलिक होगा तो KBr तो बनेगा ही बनेगा, पर ये जो OH है ये OH अपने पड़ोसी वाले हाइड्रोजन को लेकर के पानी बना लेगा। प्लस बचा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिलीन बनेगा, इसको प्रोपीन कह सकते हो।